हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज का, आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे इसका भी रिव्यू दीजिए। और जो हम सवाल करा रहे हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स थे, इसको आपको सबको अपने दिमाग में रखना है और इनको इसी तरीके से, जिस तरह से मैं आगे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उसमें अप्लाई करते चलना है। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको करा रहा हूँ, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज क्लासेस में जितने भी मैं सवाल कराऊंगा, सारे ही बहुत अच्छे मेथड से कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था, पर आज मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा। आज थोड़ी क्लास लंबी रहने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के आया हूँ और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी। चलिए, 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप जल्दी से इनको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। क्लियर? चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। ए स्टूडेंट गॉट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट। आई थिंक यहाँ पर ही होना चाहिए, शी की जगह ही होना चाहिए, क्योंकि आगे हिज का प्रयोग हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हम इंग्लिश की अपनी ग्रामर का भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे ही आएगा। ठीक है। व्हाट ही गॉट इन जर्मन, his German marks are 28% of the sum of his French and German marks। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बता रहा है कि एक जो छात्र है उसको फ्रेंच में, मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें 66 मार्क्स ज्यादा प्राप्त हुए हैं अपने जर्मन की लैंग्वेज से। क्लियर? उसके आगे बोल रहा है कि जर्मन में जो उसे मार्क्स मिले हैं वो 28% है, किसके? फ्रेंच और जर्मन में जो मिलकर के उसको प्राप्त हुए हैं। क्लियर? तो चलिए देखो, यहां पर मैं ले लेता हूं कि फ्रेंच में उसको मिले हैं कितने? F, और जर्मन में है उसके G। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले 28% की वैल्यू आप लोग मुझे बताइए। हाँ, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए सब बच्चों ने यही लिखी है क्या? 7/25 समझ गए होंगे। 4% की वैल्यू 1/25 होती है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई और हमारे पास 7/25 मिल गया। क्लियर? तो मैं ये लेता हूं कि हमारे पास फ्रेंच प्लस जर्मन में कितने होंगे मार्क्स? अगर 25 होंगे, ठीक है, तो मुझे बताइए फ्रेंच में कितने होंगे, फिर जर्मन में कितने होंगे? कितने होंगे जर्मन में? जर्मन में होंगे 7। ओके, क्योंकि क्या बोल रहा है, हिज जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। तो मैंने क्या लिया, फ्रेंच और जर्मन में अगर 25 होंगे तो जर्मन में कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि 28% है। तो बच्चे यहां से हमें क्या मिला, फ्रेंच में कितने होंगे? 25 में 7 माइनस कर दो। 25 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो हमारे को मिलेगा 8। तो मतलब फ्रेंच में 18 होंगे और जर्मन में कितने होंगे? 7। ठीक है, क्लियर? ओके। अब क्या कह रहा है कि ए स्टूडेंट गॉट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। तो देखो, फ्रेंच में मिले हैं 18 और जर्मन में मिले हैं 7। तो मुझे बताओ फ्रेंच में कितने ज्यादा मार्क्स मिले हैं उसे? 11 मार्क्स ही तो ज्यादा मिले हैं भाई। 18 में से 7 घटाओ तो 11, और इसी 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 66, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 6। और मुझसे पूछा गया है व्हाट आर हिज मार्क्स इन फ्रेंच। फ्रेंच में बच्चों कितने हैं? फ्रेंच में 18 हैं। तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 छिक्के 108। और यही क्या है हमारा आंसर। देखो कितना इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, केवल इतना सा सॉल्यूशन इतने बड़े सवाल का। क्लियर? ये बात समझ में आई सबको, कैसे हमने कैलकुलेट किया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 72 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स ही इज पास्ड बाय 40 मार्क्स। फाइंड पासिंग मार्क्स। ओके, पासिंग परसेंटेज हमको फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि अगर मान लो ये है हमारा पासिंग परसेंटेज, ये है। क्लियर? तो स्टूडेंट को कितना प्राप्त हो रहा है जब 43% मार्क्स मिल रहा है उसे? आप समझना, आप लोग समझना मेरी बात को। जब उसको 43% मार्क्स मिल रहे हैं तो वो कितने नंबर से फेल हो जा रहा है? वो हो जा रहा है बच्चों 72 नंबर से फेल। मतलब पासिंग जो मार्क्स है उससे 72 नंबर कम लाया है, लेकिन 43% लेके, अगर मैं परसेंट में बात करूं तो वो 43% लेके आया है, और अगर मार्क्स में बात करूं तो जितने पासिंग मार्क्स है उससे 72 नंबर कम लेकर के आया है। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहा है,
जब वो कितने लेकर के आता है, 57% लेकर के आता है, 57% लेकर के आता है, तो वो 40 मार्क्स से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, 40 मार्क्स से पास हो गया। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो देखो यहां से मैं परसेंटेज का डिफरेंस देखूंगा कितना आ रहा है, कितना है जल्दी से बताओ। आप लोग देख रहे होंगे यहां से परसेंटेज का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरे पास आ रहा है 14%। ठीक है, 57 में से हम 43 माइनस करेंगे। ओके, तो 14%। और अगर मैं यही 14% इधर मार्क्स में देखना चाहूं तो ये देखो, ये डिफरेंस कितना होगा, मुझे जल्दी से बताओ, ये डिफरेंस कितना होगा बच्चों? ये डिफरेंस होगा हमारा 72 में 40 जोड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस अगर मुझे निकालना होगा तो देखो ये एक बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन से ये क्या है 40 ज्यादा, ये क्या है 72 कम, तो अगर इनका डिफरेंस निकालना होगा तो डिफरेंस आएगा 40 माइनस 72। ओके, और अब ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो हमारा आ जाएगा आंसर ये 2 7 4 11। ठीक है, 112, यानी यही 14% की वैल्यू क्या होगी, 112। और मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ओके, अगर अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 72 मार्क्स की वैल्यू देखूं कितने परसेंट में आएगी, ये होगी 9%, दोनों तरफ क्या किया, 9 से गुणा कर लिया। अब आप कहोगे सर हमने 72 की ही क्यों निकाली, अभी बताता हूं मैं, देखो आपको। तो देखो बच्चों 72, क्लियर, ये कितना है 72, यानी ये जो 72 होगा कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये वो 72 या फिर वो 9% से फेल हुआ है। अब समझ में आया मैंने 72 की वैल्यू परसेंटेज में क्यों निकाली है। मैं या तो ये कह लूं कि वो स्टूडेंट 72 नंबर से फेल हुआ है, या मैं ये कह लूं वो स्टूडेंट 9% से फेल हुआ है। क्लियर, इसलिए मैंने इस 72 की परसेंटेज में वैल्यू निकाली अपनी। अब आपको समझ में आया? ठीक है, अगर देखो बच्चों वो स्टूडेंट 9% से फेल हुआ है, तो यानी कि पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा, 43 में 9 जोड़ देंगे तो ये होगा हमारा, यही तो है ना हमारा पासिंग मार्क्स, ये जो मैंने आपके सामने लाइन खींची थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फिर 43 में 9 जोड़िए जल्दी से, 52%, 52%। क्लियर, और ये हमारा क्या है, आंसर। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत परेशानी? हमने क्या किया, हमने पहले देखा 43% से फेल हो रहा था तो 72 मार्क्स से फेल हो रहा था, 57% से पास हुआ तो 40 मार्क्स से पास हुआ। हमने परसेंटेज में डिफरेंस देखा, फिर हमने मार्क्स में डिफरेंस देखा, वो 112 का आया, परसेंटेज में 14% का आया। मैंने 1% की वैल्यू आपके सामने 8 निकाली। उसके बाद मैंने देखा कि 72 नंबर अगर रहते हैं तो परसेंटेज कितनी बनती है, 9%। तो मैंने देखा जब 72 नंबर से फेल हो रहा था तो मैंने देखा कि वो 9% से फेल हो रहा है, और अगर 9% से फेल हो रहा है तो 43 में 9 जोड़ा तो मेरा 52% आंसर आ गया। क्लियर, ये सबको समझ में आया? बहुत ही इजी, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर। नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, साफ कर देता हूं 1। ठीक है, तो बच्चों अगले 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जल्दी से कॉपी में सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गॉट 10% लेस देन सी एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वर। क्लियर, देखो बच्चों मुझे क्या दिया हुआ है कि ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए ने क्या है 25% मार्क्स ज्यादा प्राप्त किए हैं बी से। 25% की वैल्यू 1/4, तो ए के होंगे 5 तो बी के कितने होंगे 4। इतनी बात सबको क्लियर है? कैसे निकाला अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। 25% की वैल्यू 1/4, अगर बी के 4 होंगे तो ए के उससे 1 ज्यादा यानी 5 होंगे। क्लियर है? बी रेशो सी, B got 10% लेस देन C, B के कितने हैं 9 और C के कितने होंगे 10। क्लियर? ओके,
इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, सी गॉट 25% मोर देन डी। ओके, सी ने 25% ज्यादा प्राप्त किया डी से, तो ये कितना हो जाएगा 5:4। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मुझसे क्या बोल रहा है कि डी ने 320 मार्क्स प्राप्त किए हैं 500 में से, तो मुझे ए के बताने हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज समझ रहे हैं, मुझे ए रेशो डी प्राप्त करना है। क्लियर है ना इतनी बात सबको? भाई ए रेशो डी प्राप्त करना है मुझे। तो ये देखिए, मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूं यहाँ पे किस तरह से ट्रिक काम करेगी हमारी। अगर मुझे ए का रेशियो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई। डी का फाइंड आउट करना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई। इसमें किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे ए का फाइंड आउट करना है तो देखो बच्चों, ए का क्या हो जाएगा 25, या फिर हम एक काम करते हैं, देखो इस रेशियो में मुझको मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, तो इसको मैं पहले ही काट देता हूं। भाई ये तीनों मल्टीप्लाई करूंगा, देन रेशो ये तीनों मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं पहले इन दोनों को काट के चलता हूं। 5 से मैंने 2 बार काट लिया, तो मेरे पास कितना आ गया ए आ गया 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो डी के लिए क्या करूंगा, 4 चौक 16 दूनी 32। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, ओके, इसको मैं इधर से साफ कर देता हूं। तो बच्चों मुझे बताइए डी के कितने मार्क्स दिए हुए हैं? डी के दिए हुए हैं 320, यानी कुछ नहीं है, यहां पर एक जीरो चिपकाइए तो यहां पे भी एक जीरो चिपका दीजिए। ए के कितने हो जाएंगे 450। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अरे बहुत ही इजी था। ए के लिए हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई। डी के लिए क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई। ये मैट्रिक आपको पहले भी बता चुका हूं। ओके, उसके बाद मुझे रेशो बनाना था, तो मैंने क्या किया, 5 से ये 2 पहले ही, 5 से इसको 10 को 2 बार पहले ही काट दिया। तो मेरे पास ए का और डी का रेशो कितना था, 45 रेशो 32। ठीक है, और जब मेरे पास, इसको हटा देते हैं, जब मेरे पास 32 की वैल्यू 320 है तो 45 की वैल्यू 450 होगी। अब ये भाई मैक्सिमम मार्क्स से माफ कीजिएगा, मुझे बताइए मैक्सिमम मार्क्स से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने मैक्सिमम मार्क्स से इसके मार्क्स मिले होंगे ए को भी उतने में से मिले होंगे, तभी तो ये रेशो बनाया आपस में। तो 320 किसके, डी के, और 450 किसके, ए के। समझ में आया? एकदम क्लियर, बहुत इजी सवाल। अगला देखिए बच्चों, अगला सवाल बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। चलिए इधर ही लिख देता हूं। एक अपने पास होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, ये आपने इसका नाम सुना होगा जब आपने 11th क्लास में स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा। समझ में आया? उसमें हम क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं, एज्यूम्ड मीन जिसको ए लिखते हैं, प्लस हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बच्चों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। उसमें इस चीज की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, वो आपको समझ में ऐसे भी आ जाएगी, बट मैं आपको बता देता हूं ये मैंने कहां से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी है। क्लियर? डेविएशन मेथड होता है जिसमें हम एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन से जितना डेविएट हो रही होती है वो वैल्यू, वो हमको चेक करनी होती है। क्लियर? इतनी बात आप समझिए बस। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 एंड 80% इन अनदर पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर्स, द कंबाइंड परसेंटेज इज। मुझसे बताओ, क्या मुझे ये पूछ रहा है कि उस पेपर में कंबाइंड मतलब कंबाइंड परसेंटेज के लिए क्या कोई वो मार्क्स पूछ रहा है? नहीं, एग्जैक्ट मार्क्स पूछो उसने नहीं, उसने क्या पूछी है, परसेंटेज। और परसेंटेज मेरा क्या होता है, कहीं ना कहीं रेशियो होता है, तो मुझे उसमें एग्जैक्ट मार्क्स की तो जरूरत पड़ती नहीं है, नहीं पड़ेगी ना परसेंटेज में। तो मैं एक काम करता हूं, अपनी ये जो मैक्सिमम मार्क्स है जो मुझे दिए हुए सवाल में, मैक्सिमम मार्क्स
क्यों ना इनका पहले रेशो ही बना लिया जाए, इससे क्या होगा, मेरे को इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना है 900 पहले पेपर में, और दूसरे पेपर में कितना है 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना बना रेशो 9:7। तो मैक्सिमम मार्क्स का रेशो बन चुका है। क्लियर। तो देखो 900 में उसको कितने प्राप्त हुए 72%, और 700 में उसको कितने प्राप्त हुए 80%। बच्चों एक बात तो आपको समझ में आती ही होगी, अगर मुझे इन दोनों पेपर की कंबाइंड परसेंटेज निकालनी है तो कंबाइंड परसेंटेज कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इन दोनों के बीच में ही कुछ आएगी। तो मैं इन दोनों के बीच ही कोई एक ऐसी संख्या, कुछ भी आप ले सकते हो, पर मैं बीच में इनकी एक ऐसी संख्या ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले ली 75। आप 76 भी ले सकते हो, 77 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर डिट्टो आएगा, सेम आएगा। मैंने बीच की एक संख्या ले ली यहां पर, कितनी 75 ले ली। ठीक है, अब देखो मैं 75% को लेकर के अपना सारा आंसर निकालूंगा। क्लियर। ठीक है, चलिए देखिए, मुझे आप बताइए 75% अगर मैं लेता हूं, 75%, ठीक है, तो मुझे बताइए 75% जो मैंने ली है उससे ये कितना डेविएट हो रहा है 72%, 3% डेविएट हो रहा है। समझ रहे हो कितना 3%, वो भी नेगेटिव में 3% डेविएट हो रहा है। ओके, तो 3% डेविएट हो रहा है नेगेटिव में। लेकिन इसका रेशो कितना है, इसका रेशो 9 है, तो यहां पे 9 से भी गुणा करना पड़ेगा भाई। अगर इसका रेशो 1 होता तो केवल 3% होता नेगेटिव में, लेकिन इसका रेशो कितना है 9, तो उसे 9 से भी गुणा करना पड़ेगा। प्लस अब हम चेक करते चलेंगे जितने भी हमारे पास टर्म्स है वो कितना कितना डेविएट हो रहे हैं। 80% 75 से कितना डेविएट हो रहा है 5, प्लस में 5 हो रहा है, एग्जैक्टली प्लस में 5% डेविएट हो रहा है 80%, मल्टीप्लाई बाय इसका रेशो कितना है 7। इतनी बात सबको समझ में आई। ये मेरे पास कितना हो गया -27 प्लस 7 पंजे 35, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 और 3 8%, और ये प्लस में आ रही है। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल रेशो से। टोटल रेशो कितना है 9 और 7 16, तो ये मेरे पास आपके पास कितना आ रहा है प्लस में 0.5%, और हमारा मैंने एज्यूम कितना किया था 75%, इसका मतलब ये प्लस में 0.5% मुझे क्या बता रहा है, जो आपने एज्यूम किया था उसमें आधा जोड़ दो, वही हमारा आंसर है। इतनी बात समझ में आई सबको, जो आपने एज्यूम किया था उसमें आधा जोड़ दो, वही हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 75 सही 1/2%, ये हमारा आंसर। मतलब क्या है, कंबाइंड परसेंटेज कितना होगा, कंबाइंड परसेंटेज होगा हमारा 75 सही 1/2%। ये हमने क्या किया, ये हमने जो यूज किया ये वही फॉर्मूला यूज किया है। एज्यूम्ड मीन मैंने लिखा था प्लस सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है सिग्मा fi xi हो रहा है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय ये जो किया है 16, ये क्या है सिग्मा fi, यानी कि ये। क्लियर। उसी का यूज करके हमने प्लस 0.5% यहाँ पे लिखा। देखो बच्चों निकालने को तो ये मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके एक बड़ा सा सॉल्यूशन बना सकता हूँ, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, पर वहां पर आपका कोई यूज नहीं है उस मेथड का। क्यों, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बेकार रहेगा, आपका समय खाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो डेविएशन मेथड है आपको समझना पड़ेगा, ये हमारा जब हम चैप्टर कराएंगे एवरेज उसमें सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये डेविएशन मेथड से मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो लिया जो 9:7 बना, जिसमें से 900 में देखा तो मैंने 72% मुझे सवाल में दिया होता, और 700 में से 80% उसको मिले थे। मैंने इन दोनों के बीच की एक वैल्यू ले ली 75%। मैंने देखा 75% से 72 कितना डेविएट है -3%, मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 9। 80% कितना डेविएट है 5%, मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी 7। ये मैंने सॉल्व किया, ये मेरे को मिला 8%, उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे 16 से, यानी कि इन दोनों की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी यानी कि 16,
उसको मैंने चेक किया तो मेरे पास मिला +0.5%, यानी कि जो मैंने एज्यूम किया था उसमें आप आधा बढ़ जाओ, बढ़ गया तो मेरे को मिला कितना 75.5% मेरा आंसर कंबाइंड परसेंटेज का आ। ये बात आपको समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अगले 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन अ स्कूल is 7:5. If 65% of the boys and 81% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship. तो बच्चों देखो, इसमें कहीं ना कहीं वही कंसेप्ट यूज होना है, डेविएशन मेथड, जो मैंने आपको लास्ट सवाल में बताया है। ये आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें भी कंबाइंड परसेंटेज निकालनी है स्टूडेंट की। 81% बॉयज हैं, 65% हमारे पास 65% बॉयज है, 81% गर्ल्स है। तो इसके बीच की कोई परसेंटेज हम ले लेंगे, रेशियो हमको दिया हुआ है। बिल्कुल डेविएशन मेथड से आप इसको जल्दी सॉल्व करिए, इधर मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखिए मुझको बॉयज रेशियो गर्ल कितना दिया हुआ है 7:5। ओके, उसमें से 65% बॉयज क्या है, 65% बॉयज ये स्कॉलरशिप होल्डर है। गर्ल्स में अगर बात करूं तो 81% गर्ल्स जो स्कॉलरशिप होल्डर है। देख लो लड़कों, शर्म कर लो, यहाँ पे भी लड़कियां बाजी मार रही हैं। ठीक है, देखो 81% है। ओके, तो इसके बीच की हमको एक वैल्यू लेनी है। लेट सपोज मैं ले लेता हूं क्या 70% मान लेता हूं, आप कुछ भी मान सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है बस इस वजह से। क्लियर? ओके, हमने सही लिखा है ना। The ratio of number of boys in a school is 7:5. Okay, 7:5 boys and girls का 65% boys है, 81% है, और पूछा है हमसे who do not get scholarship। बच्चों आंसर में ये नहीं कह रहा है कि who get scholarship, who do not get scholarship, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा उसको हमको 100% में से फिर -b करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। या तो हम लोग यहीं पे डू नॉट गेट को लेकर के चले, मतलब ये तो हमारे पास क्या स्कॉलरशिप होल्डर है, इतने % ऑफ बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर है और इतने % ऑफ गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा जो कि स्कॉलरशिप होल्डर्स होंगे, फिर हमें उसे लास्ट में 100 में से माइनस करना पड़ेगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहीं पर यहीं स्टार्टिंग में ही शुरुआत से डू नॉट गेट की परसेंटेज लेकर के चले। मतलब अगर 65% मेरे बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर है तो 35% नहीं होंगे, 35% नहीं होंगे। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर में डू नॉट गेट बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर 81% गर्ल्स है स्कॉलरशिप होल्डर तो 19% नहीं होंगी। इतनी बात सबको क्लियर? ठीक है, हमने परसेंटेज क्यों ली समझ में आया। तो इसके बीच की अगर मैं ले लेता हूं कोई वैल्यू, तो ये मान लो 25% मैंने ले ली। ठीक है बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आई। अब हमें डेविएशन मेथड लगाना है। तो 35% की अगर मैं बात करूं तो 25% से कितना ज्यादा है, +10% ज्यादा है। मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो कितना है 7, प्लस 19% 25% से कितना कम है, 6 कम है। ओके, तो -6%, मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो कितना है 5। अब मुझे सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास कितना आया 70% और ये आया मेरे पास -30%। ओवरऑल मेरे पास कितना आया 40%। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, एक कंबाइंड रेशियो से, मतलब इनके सम से। 7 और 5 12। ये मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 12 चौड़ती बढ़ती है 36 और 3 सही 4/12, 4/12 और ये हो जाएगा 3 सही 1/3%। और ये है प्लस में। ठीक है, यानी कि जो मैंने एस्यूम किया था उसमें कितना जुड़ जाना है, मुझे प्लस कर देना है 3 सही 1/3% को। और मेरे पास आंसर कितना गया 28 सही 1/3%, ये प्लस में, और ये मेरे पास आंसर। समझ में आया बच्चों सबको ये चीज?
ये सवाल हमने कैसे किया है, बिल्कुल उसी तरीके से जो लास्ट सवाल किया था, डेविएशन मेथड से। ये डेविएशन मेथड आप लोग को समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो रेशियो दिया है उसको लिख लिया, उसके बाद जिस रेशियो की जो परसेंटेज वैल्यू है वो लिखी, उसके बीच की एक कोई परसेंटेज वैल्यू हमने एज्यूम करी, उससे कितना डेविएट हो रही है दोनों वैल्यूज वो चेक किया, मल्टीप्लाई बाय उनका रेशियो, सेपरेट रेशियो, कुछ आंसर निकाला, उसको डिवाइड किया एक कंबाइंड रेशियो से, जो कि 7 और 5 12 हुआ यहाँ पर इस केस में। फिर हमने ये देखा कि वो कितना डेविएट हो रहा है, प्लस 3 होल 1/3% डेविएट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम किया था उसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 28/3। ये इसका सॉल्यूशन एक बड़ा सॉल्यूशन हो सकता था, पर डेविएशन मेथड से बहुत ही छोटा हो गया है। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मुझे क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास 83 होल 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। ओके, if 60% of number of boys and 80% of number of girls are present, then what percent of the number of student in a class are absent? Okay, तो सबसे पहले बच्चों मुझे आप लोग बताइए कि 83 होल 1/3% इसकी वैल्यू कितनी हो, जल्दी से एकदम तुरंत। जो बच्चे समझ रहे होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है 5/6। बच्चों मुझे बताओ 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू होती है बेटा, 1/6 की होती है। अब दोनों तरफ 5 से गुणा करोगे, दोनों तरफ जैसे ही 5 से गुणा करोगे आपको आंसर ये मिलेगा। क्लियर, समझ चुके होंगे, टेबल से हमें याद है, ठीक है। ओके क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, ये वैल्यू समझ में आ गई। ओके, तो मुझे क्या कह रहा है कि इन ए क्लास इतने परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, यानी कि उसमें क्या है, अगर टोटल स्टूडेंट की मैं बात करूं, टोटल स्टूडेंट अगर मेरे पास 60 होंगे तो मेरे पास गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 50, देन बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 10। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें 0 0 लगा दिया, और मैं लगा सकता हूं भाई, रेशियो में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई 10 से किया है, वो 0 चिपका दिया है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर ये टोटल स्टूडेंट अगर 60 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी 50, बॉयज कितने हो जाएंगे 10। ये बात सबको समझ में आई। हमें सवाल में बोल रहा है क्लास इतने परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, मतलब अगर टोटल स्टूडेंट 60 है तो गर्ल्स कितनी होंगी 50 और बॉयज हो जाएंगे 10। आगे सवाल क्या कह रहा है, इफ 60% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, मतलब बोल रहा है कि 60% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि इसके 60%, इसके 60% कितने होंगे 6, और इसके 80% कितने होंगे 40, मतलब इतनी गर्ल्स क्या है प्रेजेंट और इतने बॉयज क्या है प्रेजेंट। इतनी बात सबको क्लियर। 40 लड़कियां उपस्थित है, 6 लड़के उपस्थित हैं। क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट। मुझे बताओ अगर 50 में से 40 लड़कियां प्रेजेंट हैं तो कितनी एब्सेंट है, 10 एब्सेंट है। और 10 में से अगर 6 लड़के प्रेजेंट हैं तो 4 एब्सेंट हैं। तो बच्चों टोटल कितने एब्सेंट हैं, टोटल 14 एब्सेंट हैं, टोटल 14 एब्सेंट है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने एब्सेंट है, 14 एब्सेंट है। तो अब मेरे लिए परसेंटेज फाइंड करना कितना इजी है, एब्सेंट परसेंट अगर मुझे निकालनी हो, कितने परसेंट अनुपस्थित है, एब्सेंट परसेंटेज मुझे निकालनी है, तो कितने अनुपस्थित है 14, टोटल कितने हैं 60 गुणा 100। क्लियर, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 और 2 से 5, 14 पंजे 70/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1, 3 दिया 9,
23 सही 1/3% मेरा आंसर। इतनी बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी इस सवाल में? बहुत ही इजी सवाल था, केवल ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। जिस भी बच्चे को टेबल याद होगी और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा वो इस सवाल को बहुत जल्दी से कर देगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। ठीक है बच्चों, अगले 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को। ओके, कर लिया आप लोगों ने? देखिए इधर देखिए, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, then decrease by 25%, then further increase by 25%. What is the net increase decrease percent in the number? बहुत इजी सवाल है, बहुत ही। इसमें क्या करेंगे हम? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का रूल लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बताया था, दूसरा एक मेथड भी है हमारे पास। कैसे करेंगे? पहले नंबर को 30% इंक्रीज किया, 30% की वैल्यू 3/10, यानी कि पहले नंबर 10 था, अब कितना हो गया? 13 हो गया। क्लियर? 30% की वैल्यू 3/10, उससे हमने कर लिया। देन डिक्रीज बाय 25%, 25% घटाया गया, मतलब 4 से 3 कर दिया गया, क्योंकि 25% की वैल्यू 1/4, तो 4 से 3 किया गया। देन फर्दर इंक्रीज बाय 25%, 25% बढ़ाया गया, मतलब 4 से क्या किया गया? 5 कर दिया गया। इतनी बात सबको समझ में आई? अब हमें क्या करना है? नेट इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। नेट करने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको पहले ही काट लेते हैं, 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा है नहीं, 4 चौक 16 दूनी 32। रेशो मेरे पास कितना आ गया? 53 छब्बे दे रहे 39। ठीक है, 13 दिया 39। ओके, तो नंबर कितना इंक्रीज किया? 32 से 39, मतलब कितना इंक्रीज किया? नंबर 7 ही तो इंक्रीज हुआ। ये देखो कितने में से इंक्रीज हुआ है? 32 में से गुणा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 बार, 4 से ये 25 बार, ये आ गया 25 से 175 बटे में 8। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और ये बचा कितना? 7, 21 सही 7 बटे में 8%। उस वो नंबर क्या है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना? 8 दूनी 16, 15, 8 एकम 8, 8 7 15, 7 बटे 8। क्लियर? ये हमारा आंसर होता है। ये क्या है? आंसर। सबको समझ में आई इतनी बात? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ए नंबर x इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%, देन डिक्रीज बाय 5.55%। ओके माफ कीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए। ए नंबर x इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%, then decrease by 5.55%. The numbers obtained now increased by 23 सही 1/13%. ओके, चलिए तो देखो बच्चों, सबसे पहले 35% की वैल्यू आप लोग मुझे बताइए, अपने कॉपी पे लिखिए। इधर मैं लिख देता हूं 7/20, सबकी आ गई। क्या किया? 5% की वैल्यू 1/20, दोनों तरफ 7 से गुणा कर लिया तो 7/20। अगली वैल्यू है मेरे सामने 5.55। जल्दी से अपने टेबल को उठाइए और देखिए मैंने 5.55 किसकी लिखवाई हुई है? क्या यही है? क्या यही है? 1/18। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास? 23 सही 1/13%। बच्चों आप मुझे बताइए, क्या ये मेरे पास 3/13 की नहीं होगी? कैसे मैंने फाइंड आउट किया? देखिए 1/13 की होती है मेरे पास 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। मैंने क्या किया? दोनों तरफ 3 से मल्टी, इसको इधर लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख करके इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 7 सही 9/13%, 1/13 क्यूब। क्लियर? तो दोनों तरफ क्या किया है? 3 से मल्टीप्लाई। ओके,
3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 या 21 इधर होगा, 9 27, 13 दूनी 26 इधर आ जाएगा, तो 3/13। आप लोग करके देखिए इसको, 3/13 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने आपके सामने सारी परसेंटेज वैल्यू लिख दी है। ठीक है, आगे देखिए अब हमसे सवाल क्या बोल रहा है। 35% इंक्रीज किया गया एक नंबर को, नंबर x था, 35% इंक्रीज किया मतलब 20 से कितना कर दिया, 27 कर दिया। 35% की वैल्यू क्या है, मैंने आपके सामने लिख दी है 7/20, तो 20 से 27 कर दिया नंबर। देन डिक्रीज बाय 5.55, 5.55 डिक्रीज किया मतलब 18 से कितना कर दिया, 17 कर दिया। ठीक है ना, 18 से 17 कर दिया, 18 से 1 कम कर दिया। अब क्या कह रहा है, नाउ इंक्रीज बाय 23 से 1/13%, 23 से 1/13% की वैल्यू 3/13, यानी 13 से कितना कर दिया, 16 कर दिया। ओके, ठीक है, चलिए अब देखिए हमको नेट इंक्रीज या डिक्रीज देखना है, तो मैं यहीं पर सारी वैल्यूज काट देता हूं। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, और कुछ कट रहा है हमारे पास, हाँ कट रहा है, 4 से 4 पंजे 20, 4 चौके 16, इसके अलावा कुछ आई थिंक कुछ नहीं कट रहा। तो ये हमारे पास नेट कितना आ गया, अगर मैं यहाँ पे नेट चेंज की बात करूं तो देखो 5 दूनी 10, ये हो गया 130, अभी भी कट रहा है, देखो बच्चों ये कट रहा है ना, 2 से ये 2 बार कट रहा है। और कुछ आई थिंक अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर 13 और 5 आ गया इधर। ठीक है, तो 13 पंजे 65 रेशो, 13 पंजे 65 रेशो, 3 दूनी 6, 17 छिक्के 102। ठीक है, ओके। ये हमारा फाइनल नंबर जो है, पहले 65 था और अब कितना हो गया 102। नंबर मुझे बताओ बच्चों रेशो में कितना बढ़ा है, 65 से 102 होता है हमारा 37, लेकिन कितना बढ़ा है एक्चुअल में, एक्चुअल में बढ़ा है 8806, 8806। ओके, ऊपर से मैं साफ कर देता हूं। चलिए, माफ कीजिएगा डस्टर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो 37 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8806। मुझे फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल नंबर x। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर मेरा 65 था, उसमें 37 बढ़ा तो 102 बना। ओरिजिनल नंबर यानी 65 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो पहले मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 8806 को क्या करूंगा, 37 से भाग करूंगा, तो ये जाएगा मेरा देखिए 37 दूनी, 37 दूनी हो गया हमारा 74, और उसमें कितना बचा 14 140, तो 3 बार जाएगा, इधर करके देख लेते हैं। एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 238, देख लेते हैं। 8 7 56, 5 8 21, 8 24, हाँ ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 838 समझ निकालिए 65 की वैल्यू, तो जल्दी से 65 की वैल्यू हम निकालते हैं। 65 गुणा 238,
ये मेरा आंसर आया क्या? नहीं, आंसर क्वेश्चन में हमें कुछ और पूछा है। ये तो मेरा x आ गया, x कितना आ गया? x आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 14 सही 2/7। बच्चों 14 सही 2/7% मैंने आपको किसकी बताई थी? 14 सही 2/7% किसकी बताया था मैंने आपको? 1/7 का। क्लियर? इसका हम क्या करेंगे? 1/7। तो देखते हैं 7 से कहीं ना कहीं कट रहा होगा। हाँ 7 से ही कट रहा है। 7 या 21 और 7 चौक 28, तो 64 गुणा 65 गुणा 34 मुझे करना होगा। तो इधर मैं करके देख लेता हूं। 34 गुणा 65, 5 चौके 20, 2 5 के 15, 2 17, 6 चौक 24, 2 6 3 18, 18 और 2 20, 0 7 4 11, 1 2 2210। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2210। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है। मैं आपके सामने ये हमने क्या किया है? 14 सही 2/7% ऑफ x। क्लियर? ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2210 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा। इतनी बात सबको समझ में आई? इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, सिंपल जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बढ़ा दी गई है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। समझ में आया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सैलरी ऑफ सोनू इंक्रीजेस फ्रॉम 274.4 रुपीज टू 583.2 रुपीज इन क्वार्टर ऑफ एन ईयर such that percentage increase in his salary is x% in each month successively. Find the value of x। मुझे सवाल क्या कह रहा है कि इंक्रीज जो सोनू की जो सैलरी इंक्रीज कर रही है वो 274 से 274.4 रुपए से 583.2 रुपए हो जा रही है क्वार्टर में। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में, वो वाला क्वार्टर नहीं, गलत बात नहीं, 3 महीने में, हर 3 मंथ में सैलरी इस हिसाब से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है कि मंथ में सैलरी इंक्रीज कितनी करेगी। ठीक है, ओके। मंथ में निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? जिस तरीके से हम वहां पर मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर हम क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट क्यों लेंगे? क्योंकि ये 3 मंथ की दी हुई है, मुझे 1 मंथ की निकालनी है। क्यूब रूट लेने के लिए सबसे पहले मैं ये पॉइंट से पॉइंट हटा लेता हूं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्लियर? तो ये बच्चों देखिए, ये 14 का क्यूब है और ये 18 का क्यूब है। ये आप लोग अपनी कॉपी में चेक करिए, मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो देखिए ये मंथ में सैलरी इंक्रीज हो गया, यानी कि हर मंथ उसकी सैलरी 14 से 18 हो रही है। तो कितनी बढ़ रही है? 4। कितने पे बढ़ रही है? 14 गुणा 100। ये वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? अगर मान लो मैं यहाँ पे 100 नहीं लिखता हूँ, 100 नहीं लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 2/7। 2/7 की मैंने परसेंटेज वैल्यू आपको बताई हुई है। 1/7 की कितनी बताई हुई है? मुझे 1/7 की बताइए। 1/7 की बताइए मैंने आपको 14.28%। तो 2/7 की कितनी हो जाएगी? 28.56%। क्लियर? ओके, चलिए अगला सवाल आप लोगों को ये होमवर्क में मैं दे रहा हूं, आप लोगों को करके लाना है। इतना आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चों आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।